ये तीसरी वीडियो है द रिपब्लिक की सीरीज़ में। रिपब्लिक एक प्लेटोनिक डायलॉग है जो लिखा गया था अराउंड 375 BC। हम इस वीडियो में बात करेंगे तीसरी बुक की। तो जो तीसरी बुक है रिपब्लिक में वो कंटिन्यू करती है जहाँ से दूसरी बुक ख़त्म हुई थी। अब इस बुक में सोक्रेटिस डिस्कस करता है कि जो स्टोरीज़ जो बताई जाएंगी गार्डियंस को, उनमें क्या चीज़ें एग्जेम्प्ट होनी चाहिए और क्या चीज़ें अलाउड होनी चाहिए गार्डियंस को बताने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मॉरल एजुकेशन हो रही है। उनको कहानियों के थ्रू उनकी जो है उनके दिमाग में आइडल सेट हो रहे हैं कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। तो आप क्या एग्जेम्प्ट करोगे, क्या अलाउ करोगे, उस सब की बात सोक्रेटिस कर रहा होता है और बहुत लंबी करता है, ज़्यादा लंबी करता है। तो जब आप ये पढ़ रहे होगे, स्पेशली द स्टार्ट ऑफ बुक 3, इफ़ यू विल रीड द टेक्स्ट, आपका बहुत दिल करेगा कि आप स्किप कर दो। मैं भी जब पढ़ रहा था मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्किप कर दूं, क्योंकि व्हाट सोक्रेटिस डज इज़ कि वो अपने ज़माने के जो पोइट्स थे, होमर की सबसे ज़्यादा वो बात करता है और क्रिटिसाइज़ करता है कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पे होमर जो है वो इस तरह के आइडल्स क्रिएट करता है और गॉड्स को इस तरह दिखाता है कि जो नहीं, जिस तरह नहीं दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से यूथ थोड़ी बहुत करप्ट होती है। करप्ट नहीं कह सकते, मतलब उन जिस तरह की रियलिटी उनके दिमाग में बिल्डअप होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही होती। तो उसके अलावा होमर और कुछ और पोइट्स हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करता है सोक्रेटिस। वो जो है हीरोज़ को एक तरह से पेश करते हैं कि हीरोज़ जो हैं उनके दिमाग में डेथ का फियर है, मतलब वो मौत से डरते हैं। इस तरह पेश किया जाता है कि उनको मौत से डर लगता है, विच अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे होगे यू विल सी कि सोक्रेटिस काफ़ी ज़्यादा अपने ज़माने के पोइट्स की ना मतलब कोटेशंस देता है और वो क्रिटिक करता है उनके ऊपर। तो यू माइट वंडर कि ना ये इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन यू वुड वांट टू स्किप देम, आप चाहोगे कि आप वो पेज स्किप कर दो, बट आई सजेस्ट कि आप स्किप ना करो, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए पढ़ लो ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा हो जाए सोक्रेटिस के आर्गूमेंट करने के स्टाइल का, और आपको सोक्रेटिस की चेन ऑफ थॉट से आपको बेहतर फेमिलियरिटी मिलेगी। तो अब सोक्रेटिस बात करता है कि जो स्टोरीज सुनानी चाहिए हीरोज़ को वो इस तरह की स्टोरीज़ हों जिससे हीरोज़ के दिमाग में जो फियर ऑफ डेथ है वो या तो निकल जाए या फिर मज़ीद ना पैदा हो। तो और जो वहाँ पे जो जस्ट सिटी की ये बात करा है जो इसने अपने दिमाग में इमेजिन किया है, तो उस सिटी के अंदर ऐसी स्टोरीज अलाउड नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ये पॉइंट होता है। इसके अलावा वो ये कहता है कि जो हेडीज़ है, जो जहाँ पे जिस इज़ द प्लेस ऑफ डेड सोल्स, उसको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए एज अ फ्रेटिंग प्लेस। इसके अलावा वो एक दो चीज़ें कहता है जिसमें ये भी है कि हीरोज़ जो हैं दे शुड नॉट एंगेज इन वायलेंट लाफ्टर, क्योंकि उसका आर्गूमेंट ये था सोक्रेटिस का कि अगर वो वायलेंट लाफ्टर में एंगेज कर रहे हैं तो अगर वायलेंट इमोशंस हैं एक डायरेक्शन में आपके रिवील हो रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में भी वायलेंट इमोशंस शो हो सकते हैं। और इसके अलावा वो कहता है कि जो हीरोज़ हैं लाइक देयर ग्रीक गॉड्स दे शुड बी पोर्ट्रेड एज ऑनेस्ट, मतलब वो ऑनेस्ट होने चाहिए। इसके बाद सोक्रेटिस बात करता है स्टाइल ऑफ स्टोरीज़ की जो कि अलाउड होने चाहिए। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकल से मुराद है कि इफ़ यू रीड देम तो वो मीटर वगैरह की बात करता है कि लिरिक फॉर्म में होनी चाहिए, ड्रामेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। तो खैर इन शॉर्ट वो लेआउट करता है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मीटर होना चाहिए स्टोरी का, और या तो वो ड्रामेटिक फॉर्म में हो, लिरिक फॉर्म में हो। इसके बाद वो पेंटिंग और आर्किटेक्चर की बात करता है जो कि पोइट्री की तरह फॉरबिड करते हैं आर्टिस्ट को कि कैरेक्टर्स उनको प्रेजेंट ना किया जाए एज विशियस या फिर ग्रेसलेस, उनमें ग्रेस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब सोक्रेटिस बात करता है एक मर्द और एक बच्चे के बीच में जो प्यार होता है, लव होता है, जो भी, उसके बारे में बात करता है। अब ये जो है ना इसके ऊपर तो पूरी सिंपोजियम जो है ना प्लेटो की वो इसी के ऊपर है। मैं कहता हूँ पूरी नहीं, मतलब मोस्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो सोक्रेटिस जो है वो इस तरह की जो रिलेशनशिप है ना इसको कंसिडर करता है एक बच्चे की एजुकेशन का वाइटल पार्ट, ठीक है। और उसका मेन पॉइंट ये है सोक्रेटिस का कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना एक मर्द और बच्चे के बीच में वो अलाउ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंटेमिनेट कर देती हैं इस तरह के रिलेशनशिप को।
और रिलेशनशिप्स के अंदर एक इरोटिक एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक प्योर तरह का लव होना चाहिए, प्योर टाइप ऑफ लव होना चाहिए और इरोटिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए सोक्रेटिस की नज़र में। अब द थिंग इज़ कि ईरोस जो है, जो प्रॉपर लव है, वो एक इमोशन है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम नॉलेज की न्यू हाइट्स को रीच कर सकें, ठीक है। और जैसे हम आगे देखेंगे, ट्रू नॉलेज जो होता है वो अपने आप को अटैच नहीं करता ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड से, जिस दुनिया को हम दिख सकते हैं उससे अटैच नहीं करता। लेकिन ट्रू नॉलेज जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म्स है, द रियल्म ऑफ द फॉर्म्स विच आई विल टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो, जो कि है यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ्स जो हमारा सिर्फ माइंड एक्सेस कर सकता है। और जो प्लेटो की नज़र में है वो ये कहता है कि जो इमोशनल मोटिवेशन है ना, विच सेंड्स अस लुकिंग फॉर द फॉर्म्स, वो है इरोटिक लव। और ईरोस जो है वो ब्रिज है फिज़िकल दुनिया के बीच में और इंटेलिजिबल के बीच में, और जो मोटिवेशन है फ़िलासफ़र्स की क्वेस्ट के लिए उसके बीच में। अच्छा खैर, हमने जिस तरह द सिम्पोजियम की वीडियो में डिस्कस किया था कि इरोटिक लव जो है वो नॉलेज की तरफ हमें लेके जाता है काफ़ी डिफरेंट स्टेप्स में। सबसे पहले वी लव द ब्यूटी ऑफ वन फिज़िकल बॉडी, फिर वहाँ से हम मूव ऑन करते हैं और हम वी स्टार्ट लविंग टू फिज़िकल बॉडीज़, फिर वहाँ से वी मूव ऑन टू द लव ऑफ ऑल फिज़िकल ब्यूटी एंड देन टू अ लव ऑफ ट्रेडिशंस, फिर उसके बाद टू अ लव ऑफ ब्यूटीफुल स्टडीज़, फिर फाइनली टू वन सुप्रीम स्टडी विच इज़ द नॉलेज ऑफ ब्यूटी इट्सेल्फ। फिर जब हम ये ब्यूटी इट्सेल्फ तक पहुंच जाते हैं ना, और द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। वी हैव अचीव नॉलेज एंड वी हैव बिकम रियल फिलोसोफर्स व्हेन वी डन दैट। तो ये जो इरोटिक लव की जो डिस्कशन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द एजुकेशन ऑफ द फिलोसोफर। अब प्लेटो जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को ना फॉरबिड कर देता है कि ये रिलेशनशिप इस तरह की ना, इसमें वो नहीं होनी चाहिए, अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है ना, जो हाईएस्ट सॉर्ट ऑफ लव है विच लीड्स टू नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स, उसका गोल है कि आपका जो बिलवेड है ना उसको आप लेकर जाओ अच्छाई की तरफ, उसको लेके जाओ नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस की तरफ। और जो लवर डिज़ायर करता है ना, वो डिज़ायर ये करता है कि अब जो बिलवेड है जिससे वो प्यार करता है उसकी सोल को, उसकी विर्चुओं को इम्प्रूव करे। इस तरह के लव को वो कहता है कि ये प्योर लव है, बिल्कुल प्योर लव है, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होती। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होती है वो प्योरिटी को ख़राब कर देती है, वो कंटेमिनेट कर देती है रिलेशनशिप, क्योंकि आपका वहाँ पे फिजिकल डिज़ायर आ जाता है। लेकिन जो प्योर लव है वो ये है कि आप अपने जिससे आप प्यार करते हो, आप उसकी वर्च्यू बढ़ाना चाहते हो, आप उसका नॉलेज इंक्रीज़ कराना चाहते हो, आप उसकी सोल इम्प्रूव करना चाहते हो। अब प्लेटो जो है, मैं इसी बात को अभी एम्फसाइज़ कर रहा हूँ जो सोक्रेटिस ने अभी शुरू की थी बुक 3 के अंदर, कि वो जो रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ बॉय, उसी पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। अभी हम बुक 3 की बाकी हिस्से पे अभी आते हैं, मैं उसी पे अभी एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। तो प्लेटो जो है वो देखता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो कोई यूज़फुल एंड सर्व नहीं करता, उसका कोई यूज़फुल एंड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है यूज़फुल। तो हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोक्रिएशन, ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स है प्लेटो की नज़र में, वो कोई भी एंड सर्व नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ फिज़िकल प्लेजर को, फिज़िकल प्लेजर की वजह से, इट फुलफिल्स फिज़िकल प्लेजर। तो क्योंकि होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स यूजलेस है, तो इट कैन नॉट बी गुड और ब्यूटीफुल। तो प्लेटो की नज़र में वट एवर इज़ नाइदर गुड नॉर ब्यूटीफुल, जो ना ही अच्छा है ना ही प्यारा है, उसको अवॉइड करना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। दूसरी चीज़, प्लेटो अभी आगे जाके द रिपब्लिक की आगे बुक्स में ना वो ये क्लियर कर देगा कि जो होती है ना द हेल्थ ऑफ अ मैन सोल, वो डिटर्मिन होती है कि वो किस तरह के डिज़ायर्स चाहता है, वो किस तरह के डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहता है। जो एक जस्ट सोल होती है ना, इट इज़ अ सोल दैट परस्यूज़ द राइट डिज़ायर्स, और जो अनजस्ट सोल होती है उसके रॉन्ग डिज़ायर्स होते हैं। अब डिज़ायर फॉर फिज़िकल प्लेजर जो है ना, इट इज़ नॉट वर्थ फुलफिलिंग इट सेल्फ। तो जो अच्छा आदमी है, जो गुड मैन है, जो कि फ़िलोसॉफिकल मैन है, उसके अंदर फ़िज़िकल डिज़ायर्स शायद हों अपने यंग फ्रेंड की तरफ जो कि एक बॉय है,
लेकिन ये क्रूशियल है कि वो इस डिज़ायर पे एक्ट ना करे, वो ये ना चाहे कि वो इस फिज़िकल प्लेजर या इस लस्ट को सेटिस्फाई ना करना चाहे वो, लेकिन वो इस फिज़िकल प्लेजर को ट्रांसम्यूट करके, जो इरोटिक डिज़ायर है इसको ट्रांसम्यूट करके वो कन्वर्ट कर दे इसको एक लॉन्गिंग में, जो एम करती है कि अपने जो बिलवेड है उसके अंदर अच्छाई इंक्रीज़ की जाए, उसके अंदर ट्रुथ और अच्छाई और वर्च्यू इंक्रीज़ की जाए, उसकी सोल इम्प्रूव की जाए। अब खैर वापस चलते हैं सोक्रेटिस की तरफ, जो हम अभी बात कर रहे थे बुक 3 के बारे में। सोक्रेटिस ये बात करता है अब नेक्स्ट फिज़िकल ट्रेनिंग के बारे में, जो कि गार्डियंस की होगी और किस तरह की होगी। ये जो ट्रेनिंग है, सोक्रेटिस कहता है कि इट शुड रिजेंबल द सॉर्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग फॉर वॉर रादर देन द सॉर्ट दैट एथलीट्स एंगेज इन। मतलब जो ट्रेनिंग होनी चाहिए गार्डियंस की, वो रिजेंबल करनी चाहिए उस ट्रेनिंग की जो जंग के लिए, जिस तरह जंग के लिए उनको तैयार किया जाता है, ना ही कि जो एथलीट्स जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। खैर वो ये कहता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप म्यूज़िक और पोइट्री और फिज़िकल ट्रेनिंग को बैलेंस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल ट्रेनिंग जो होगी वो गार्डियंस को सैवेज बना देगी, और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और पोइट्री गार्डियंस को सॉफ्ट बना देंगे। खैर सोक्रेटिस पर बात करता है कि मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जस्ट सिटी के अंदर। डॉक्टर्स जो हैं दे शुड बी ट्रेंड टू ट्रीट द हेल्दी, जो कि सफ़र करते हैं एक सिंगल क्यूरेबल एलिमेंट से, मतलब एक ऐसी चीज़ से सफ़र करते हैं जो कि क्यूरेबल है, ठीक है, जो कि सही की जा सकती है दवाइयों या फिर ट्रीटमेंट के थ्रू। दे शुड नॉट बी ट्रेंड टू डील विद द क्रॉनिकली इल। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं एक इनक्योरेबल डिजीज़ से, जो मतलब जिसका इलाज ही नहीं है, तो उनको छोड़ देना चाहिए कि दे डाई नेचुरली, सोक्रेटिस की नज़र में ऑफ कोर्स। और वो जो एक इनक्योरेबल मेंटल डिजीज़ से कर रहे होते हैं ना, अभी पिछली एग्जांपल में मैंने कहा है कि जो इनक्योरेबल फिजिकल डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनको दे शुड बी लेफ्ट टू डाई नेचुरली, लेकिन जो सफ़र कर रहे होते हैं कि इनक्योरेबल मेंटल डिजीज़ से, दे शुड बी एक्टिवली पुट टू डेथ। खैर सोक्रेटिस पर ख़त्म करता है ये अपनी प्रॉपर एजुकेशन वाली बात, गार्डियंस वाली। वो इसमें एक और क्लास ऐड कर देता है, जो थर्ड और फाइनल क्लास है वो रूलर्स की क्लास है। अभी तक जो ग्रुप जिसको हम गार्डियंस कह रहे थे वो स्प्लिट उसने कर दिया। वो कहता है कि इस ग्रुप में से जो बेस्ट होंगे वो रूलर्स बन जाएंगे और सिर्फ उनको गार्डियंस कहलाए जाएंगे, उनको हम सिर्फ गार्डियंस कहेंगे, और जो बाकी होंगे वो वॉरियर्स रहेंगे, उन जिनका नाम हम रख देते हैं ऑक्सिलरीज, क्योंकि उनका रोल जो है वो ये है कि वो रूलर्स को मतलब मदद करें, अपने जो डिसीजंस हैं उनको इन्फोर्स करने में, कैरी आउट करने में मदद करें। अब जो है ये रूलर्स की सिलेक्शन कैसी होगी, उसके लिए जो गार्डियंस होंगे उनको यंग एज से क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा सोक्रेटिस की नज़र में। तो वह कहता है कि काफ़ी वेरियस टेस्ट होंगे, मतलब देयर शुड बी टेस्ट जिनकी मदद से हम ये डिटरमिन कर पाएंगे कि कौन कौन से जो ये गार्डियंस हैं वो सिटी से लॉयल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। उनको बार बार एक्सपोज करना चाहिए हमें टू वेरियस फियर्स, उनको ना फियर्स और प्लेजर्स से टेस्ट करना चाहिए, और हम उनको टेम्प्ट करेंगे, या तो टेम्प्ट करेंगे प्लेजर से या फ्रेटन करेंगे उनको फियर से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स से, ताकि वो अपनी जो कन्विक्शन है ना उससे बाहर निकल आए। और अगर वो बाहर निकल आए तो हमें पता चल जाएगा ये बंदा फिट नहीं है, ये बंदा प्रेशर के बीच में क्रैक कर गया ना, तो मतलब ये सही रूलर नहीं बनेगा। और जो नहीं क्रैक करेगा टेस्ट, जो सक्सेसफुल होगा, तो वो रूलर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो एजुकेशन की जो बात है ये रूलर्स की, ये फर्दर डिस्कस होगी बुक 7 में जाके। अब सोक्रेटिस ये करता है कि वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, कि लड़ाई झगड़े ना हो कि रूल कौन करे, उसके लिए वो एक मिथ सजेस्ट करता है जिसका नाम है द मिथ ऑफ द मेटल्स। अब इसके मुताबिक ये होता है कि हर सिटीज़न जो है वो शहर का, ही विल बी बॉर्न आउट ऑफ द अर्थ, और इस फिक्शन, इस नैरेटिव की बेस पे लोग पैट्रियोटिक बनेंगे। अब वो ये कहता है कि हर प्लॉट ऑफ ग्राउंड जो है ना वो उनकी मदर है, और जो फेलो सिटीजन्स हैं वो उनके बहन भाई हैं। अब इस मिथ के मुताबिक एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेटल होगा हर इंसान की सोल के साथ मिक्स्ड, ठीक है, और
जो लोग रूल करने के लिए फ़िट होंगे उनके अंदर गोल्ड होगा, जो लोग ऑक्सिलरीज़ बनने के लिए होंगे फ़िट उनके लिए सिल्वर होगा, और जो लोग प्रोड्यूसर्स बनने के लिए फ़िट होंगे उनके अंदर ब्रॉन्ज़ या आयरन होगी। अब सिटी जो है वो कभी भी उस इंसान से रूल नहीं हो सकती जिसके अंदर गलत किस्म का मेटल हो। तो सिटी जो है रूल हो जाएगी अगर ऐसा होगा। अब सीन ये है कि लोगों को ये इवन तो बताया गया कि ना जो आयरन और ब्रॉन्ज़ के लोग हैं ना वो कभी भी किसी और तरह का मेटल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो सिर्फ ब्रॉन्ज़ और आयरन की तरह के बच्चे पैदा करेंगे। सिल्वर वाले लोगों के बच्चे भी सिल्वर मेटल उनके सोल में होगा और गोल्ड वालों के बच्चों में गोल्ड। लेकिन इस तरह हमेशा नहीं होगा। सोक्रेटिस कह रहा है, वो कहता है कि ऑब्ज़र्व हमें करना पड़ेगा लोगों को कि कौन सा इंसान किस टाइप का है। तो अगर प्रोड्यूसर्स का कोई बच्चा है जिसके अंदर नेचर जो उसकी है वो गार्डियन या ऑक्सिलरी वाली है, तो उसको उठा लिया जाएगा और उसको उस तरह के बच्चों के साथ खेलने उठने बैठने की लिए उठा लिया जाएगा। और जो गार्डियंस का अगर कोई बच्चा ऑक्सिलरीज़ का कोई बच्चा है जो कि उनको नज़र आएगा कि ये प्रोड्यूसर बेहतर बन सकता है, तो उसको उस क्लास सोसाइटी में डाल दिया जाएगा। तो इसके अलावा प्लेटो एंड करता है इस बारे में बात करते हुए एंड करता है कि हाउसिंग किस तरह की प्रोवाइड की जाएगी गार्डियंस को। वो ये कहता है कि ये जो गार्डियंस हैं ये सब इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है, जो कि हाउसेस में रहने चाहिए इकट्ठे, जो कि सिटी इनको प्रोवाइड करेगी। और इनको वेजेस नहीं मिलनी चाहिए, ना ही इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी देनी चाहिए, और ये इंटायरली सपोर्ट होंगे सिटी से थ्रू टैक्सेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग क्लास। अब ये चीज़ है कि इनके लिए अनलॉफुल होना चाहिए कि ये गोल्ड और सिल्वर हैंडल कर सकें। मतलब इनको ये लग्जरी नहीं होगी कि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड और सिल्वर ओन कर सकें, क्योंकि ये जो गोल्ड और सिल्वर है इनकी सोल वाले गोल्ड और सिल्वर से मिक्स होके इम्पायर्स बना देगा इन्हें, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी रूलर्स को, तो वो अपने गेन के लिए पावर अब्यूज़ करेंगे, ना कि शहर के लिए कुछ करेंगे। तो ये थी बुक 3 बेसिकली। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं टेक्स्ट में ऐसी हैं कि आप चाहोगे कि आप स्किप कर दो, लेकिन लाइक आई सेड जस्ट रीड इट टू अंडरस्टैंड Socrates' रीजनिंग, टू अंडरस्टैंड his chain of thought. And if you do not get something, read it again and you will surely get it. Khair, this is the third book. I'll make another video about the fourth. So yeah, this is it for this video.